तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चुनाव का मतलब IBC 24 होता है। और हम ये क्यों कह रहे हैं, मेरे दाएं बाएं टैली रचना जी भी मौजूद हैं, दाएं बाएं टैली देखिए स्पष्ट आपको बता रहे हैं कि कब मतदान होगा और कब बकायदा काउंटिंग होगी, कब नामांकन होगा, कब नामांकन की वापसी होगी, कब उसकी आखिरी तारीख होगी। ये आपको सबसे सटीक, सबसे पहले जानकारी IBC 24 पर मिलेगी। तो मध्य प्रदेश में एक चरण, जैसा कि इसके पहले भी होता आया है, 17 नवंबर को मतदान होगा, यानी 230 विधानसभा सीटों पर एक फेज में 17 नवंबर को, कोई कंफ्यूजन नहीं है। छत्तीसगढ़ में सीट नंबर 71 से जोड़िए और 90 तक आ जाइए क्रमांक में, वहां पर जो है पहले फेज में होगा। पहले फेज में MP में एक चरण में चुनाव होगा, छत्तीसगढ़ में 2 चरण में चुनाव होगा। मिजोरम में चूंकि सरकार जो हमारा स्पेशल इलेक्शन बुलेटिन है उसमें 5 राज्यों की खबरें आती हैं, तो मिजोरम तेलंगाना भी लगातार, रचना जी हमारे दर्शकों को आप बताइए, जानकारी दीजिए। बिल्कुल, तो लगातार इलेक्शन का महा कवरेज जो है वो IBC 24 में जारी है और इलेक्शन कमीशन के PC से ही लगातार हम आपको अपडेट्स दे रहे हैं कि कब कब चुनाव होने हैं। तारीखें आप सभी के सामने हैं। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होने हैं और राहुल, छत्तीसगढ़ ही इकलौता ऐसा राज्य है जहां पर 2 चरणों में चुनाव होने हैं। इसके अलावा जितने भी राज्य हैं, जो 4-5 राज्यों में कुल चुनाव हो रहे हैं, उसमें से छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में, बाकी सभी स्टेट्स में सिंगल फेज में चुनाव होने हैं। 3 दिसंबर को सभी स्टेट्स के रिजल्ट एक साथ आ जाएंगे, यानी 3 दिसंबर वो तारीख होगी जिस तारीख में IBC 24 के करोड़ों दर्शक जो हैं वो IBC 24 पर नजर टिकाकर होंगे, क्योंकि 3 दिसंबर को सबसे पहले, जैसा हम इलेक्शन के हर जो अपडेट्स हैं वो सबसे पहले बता रहे हैं, उसी तरह से नतीजे भी सबसे पहले IBC 24 में दर्शक देख पाएंगे। रचना, मैं मध्य प्रदेश में माहौल टाइट है, जनसंवाद और जन कारवां के जरिए 33 जिलों को कवर किया हूं, तो वहां की जनता यही कहती थी कि कम से कम चुनाव की तारीख आ जाए तो हम बताते हैं। लेकिन नेताओं का रिएक्शन क्या है? जैसे ही चुनाव की तारीख का ऐलान हुआ, क्या नेता कह रहे हैं, सुनते हैं। चुनाव की सारी तैयारियां बूथ से लेकर शीर्ष नेतृत्व तक लोग कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कार्यकर्ता परिश्रम करेंगे, जनता का आशीर्वाद मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़, राजस्थान और मिजोरम में भी सरकार। पिछली बार भी 2 चरणों में चुनाव हुआ था। पिछली बार राजनांदगांव और बस्तर की सीटें थी, इस बार कवर्धा की दोनों सीटों को भी उसमें शामिल किया गया है। अब इसका आशय किस रूप में लिया जाए मैं आज व्यक्त नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन हम लोग उम्मीद करते थे कि 2 चरण में ही चुनाव होंगे और उसी के अनुरूप 2 चरणों की चुनाव की घोषणा हुई है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह तैयार है और इस बार जिस तरीके से 5 साल माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के कार्य हुए हैं, विशेष रूप से किसानों के लिए, आदिवासियों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए और नौजवानों के लिए, हमें लगता है इस बार आंकड़े उससे और परे होगा। पिछली बार 71, इस बार 75 पार। महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से इन 5 राज्यों के लोग अब पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को नकार कर साबित करेंगे कि 2024 के अंदर एक बड़ा बदलाव देश में आएगा, जहां भाजपा को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में यह महत्वपूर्ण है कि छत्तीसगढ़ में महिला मतदाताओं की संख्या 1,02,39,000 है, जो पुरुष मतदाताओं से अधिक है। यानी छत्तीसगढ़ में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से ज़्यादा है। और प्रदेश में सभी से मैं आह्वान करता हूं कि इस लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी जिम्मेदारी का पालन करें, प्रदेश से भ्रष्ट और निकम्मी सरकार को हटाकर एक मजबूत और विकास करने वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार को चुनें। 7 और 17 तारीख हमको मिली है। हम पूर्ण रूपेण तैयार हैं, पार्टी मैदान में उतर चुकी है और हर दृष्टि से चुनाव की तैयारी में हम लगे हैं। ये अनुमान लगाना उचित नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी।
तो चुनाव की तारीखों के ऐलान होने के बाद अब नेताओं का क्या रिएक्शन है ये हमने सुन लिया, लेकिन इसके साथ साथ जनता का भी क्या रिएक्शन है वो भी जानेंगे। इस वक्त हमारे साथ राजेश मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। राजेश, 2 फेज में छत्तीसगढ़ में चुनाव, और छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य जहां पर एक खास बात देखने को मिली है कि महिला वोटर्स जो है वो 50% से ज्यादा है, पुरुष वोटर से भी कहीं ज्यादा है। राजेश, सुन पा रहे हैं आप? तो चलिए राजेश से आगे जानकारी लेंगे। अब इस समय रचना सबसे बड़ा हीरो कौन है? अब भले ही राजनीतिक दल हमेशा हर साल कहते रहे, लेकिन चुनाव की तारीख जब ऐलान हो जाती है तो सबसे बड़ा हीरो जनता ही होती है। उससे बड़ा हीरो क्यों कोई नहीं है, क्योंकि वही बताएगी कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनेगी। और इस सेगमेंट में ये जो 2 से 3 बजे का बुलेटिन है, दर्शकों को क्लियर कर दे। इसमें हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी क्या मांग है, किस आधार पर आप चुनाव चाहते हैं, क्या मुद्दे हैं आपके, जो 5 साल कमिटमेंट किए गए, बदलाव या जो भी आपके मुद्दे हैं, वो सारी जानकारी इसमें लेंगे। इसमें हमारे साथ तमाम मेहमान भी होंगे और दर्शक भी होंगे, लेकिन फिलहाल राजेश जी जुड़ गए हैं। राजेश जी, तारीखों का ऐलान तो हो गया, यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के समेत 5 राज्यों में आदर्श आचार संहिता लग गई है। जरा माहौल क्या है, अलग अलग प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। अगर आपके पास कुछ जनता हो तो उनसे भी लीजिए और बताइए, हमारे दर्शकों को अपडेट कीजिए। देखिए, हम कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में यहाँ मौजूद हैं और जब से आचार संहिता लगी है, जब से तारीखों का ऐलान हुआ है, तब से यहाँ पर बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। प्रदेश के सह चुनाव प्रभारी मनसुख मांडिया यहाँ पर हैं, प्रदेश के सह प्रभारी नितिन नवीन यहाँ पर हैं, तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव यहाँ पर मौजूद और बैठकों का दौर यहाँ पर चल रहा है लगातार। अब किस तरह से चुनाव की तारीख ऐलान होने के बाद अब किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में जाना है, चुनावी मूड में जाना है, इसको लेकर अब चर्चा शुरू हो चुकी है। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के पास अभी 2 बड़ी चुनौती है और उस 2 बड़ी चुनौती को लेकर हमारे साथ चर्चा करने के लिए प्रदेश के महामंत्री विजय शर्मा यहां पर मौजूद हैं। आपके पास अभी 2 बड़ी चुनौती, तारीखों का ऐलान हो चुका है। 7 तारीख को बस्तर और राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र की 20 सीटों पर चुनाव होने वाले, वोटिंग होने वाली है। उसके बाद 17 को होने वाला है। अभी आपको सबसे बड़ी चुनौती लिस्ट जारी करना है, उसका जो विरोध हो रहा है उसको लेकर उसको शांत कराना है, और दूसरा यह है कि किस तरह की आपकी तैयारियां यहां पर चल रही है। देखिए, लिस्ट जो जारी ही नहीं हुई है अभी भारतीय जनता पार्टी की, तो विरोध का प्रश्न ही नहीं होता। 21 में भी विरोध शुरू हो चुका है। नहीं, विरोध वाला मामला नहीं है सर। वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी में इस बार बहुत अधिक लोगों ने इच्छा जाहिर की कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, कारण कि जीत की संभावना है भाजपा की, और इसलिए ऐसा भाव लगा कि इसका विरोध हो रहा है। सबने अपनी अपनी बात कही, किसी ने किसी का विरोध नहीं किया। चुनाव हमारे सीट डिक्लेरेशन के बाद भी यही रहा। तैयारियों के संदर्भ में मैं आपसे कहूं, भारतीय जनता पार्टी हर एक विषय पर जनता को इस सरकार के सारे कारनामे याद दिलाएगी और इस सरकार की जितनी विफलताएं हैं उनको लेकर सरकार भाजपा जनता के बीच जाएगी। भाजपा के अपने वादे हैं जनता के साथ आने वाली सरकार को लेकर के, उन सारे वादों के साथ भाजपा जनता के बीच जाने वाली। देखिए, आपने जब 21 प्रत्याशियों की सूची जारी हुई थी लगभग 1 महीना पहले, तो ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में बाजी मार रही है, कांग्रेस को पीछे छोड़ रही है। 21 सूची जारी होने के बाद लगातार इंतजार होता रहा, हर सप्ताह इंतजार कर रहे थे। सूची तो जारी कर दी, लेकिन दूसरी सूची नहीं, और कांग्रेस की एक भी सूची नहीं आई। नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने में महज 4 से 5 दिन है, लेकिन अब तक सूची का आता पता नहीं। स्टार, आप कहां पर मौजूद हैं? मैं देख रहा हूं आपके साथ कुछ लोग भी हैं, और यही असल में हीरो हैं। यही बताएंगे कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनेगी। जरा इनसे पूछिए अब की क्या उनके मुद्दे हैं। देखिए, मेरे साथ इस वक्त व्यापार वर्ग से लोग जुड़े हुए हैं और अलग अलग ट्रेड के लोग मौजूद हैं। सीधा क्योंकि इनका असर रहता है मार्केट में। अलग अलग ट्रेड के जब लोग खरीदी करने निकलते हैं तो सीधा फीडबैक ये व्यापारी भी लेते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। शुरुआत सबसे पहले हमारे साथ सराफा कारोबारी हैं। एक तो तारीख ऐलान हो चुकी है, क्या माहौल लग रहा है चुनाव को लेकर, कितना उत्साह है? क्योंकि जब आपके पास ग्राहक आते होंगे तो ये पूछ रहे होंगे कि भाई कब होंगे चुनाव। एक ये बात जानना चाहूँगा, और दूसरा चुनाव की तारीखें हो गई, इस बीच त्यौहार पड़ रही है, तो किस तरीके से आप लोग मैनेज करेंगे चीज़ों को? देखिए, चुनाव की तारीखें घोषित हो गई है। पहले माहौल को लेकर बताएं, लोग क्या माहौल को लेकर बात कर रहे थे? चुनाव को लेकर बहुत ही पॉजिटिव माहौल है।
हर आदमी आज जागरूक हो गया है और वो वोट देना चाहता है, और मेरा निवेदन भी यही है कि हर आदमी को वोट तो देना ही चाहिए। और रहा चुनाव के बीच में त्यौहार का सवाल, तो जो कि हम सराफा के ट्रेड से आते हैं, और सराफा में बहुत छोटे से छोटा ग्राहक जो भी आता है उसके पास कैश तो होता है। मैं प्रशासन से, चुनाव आयोग से निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी ग्राहक और जो भी व्यापारी इधर से उधर पैसा लेके जाता है, अगर वो जेन्युइन है तो तुरंत उसको जांच करके छोड़ दिया जाए, ताकि हमारा व्यापार सुचारू रूप से चल सके और स्वच्छ और अच्छा चुनाव हो सके। जी, चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष भी हमारे साथ मौजूद हैं। माहौल किस प्रकार का लग रहा है चुनाव की? यदि हम बात कर रहे हैं तो उत्सुकता कितनी है, क्योंकि 5 साल बाद ये मौका मिलता है, पहले उसको जानना चाहूँगा। पूरे प्रदेश भर में आप घूमते हैं, लगातार व्यापार वर्ग से लोग, अलग अलग लोगों से मिलते हैं, तो किस प्रकार का माहौल इलेक्शन को लग रहा है? और दूसरी दो चीज़ कि धान खरीदी भी शुरू होनी है, एक बहुत बड़ा त्यौहार रहता है किसानों के हिसाब से देखा जाए, एग्री सेक्टर से देखा जाए, दिवाली का त्यौहार भी है, तो किस प्रकार का सामंजस्य देख रहे हैं? पहले माहौल को लेकर बात करेंगे। देखिए, माहौल तो बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि दोनों जो प्रमुख पार्टियां हैं जिस प्रकार से रोज उनका फाइट चल रहा है, तो मैं समझता हूं कि माहौल बेसिकली जो बनाते हैं वो प्रतिद्वंदी बनाते हैं, और दोनों जो मुख्य पार्टी जिस प्रकार से काम कर रही है पूरे प्रदेश में, तो माहौल तो बहुत गरमाया हुआ है। और जहां तक हम व्यापारियों की बात है, तो व्यापारी हैं तो इनको नोटों और नोटों की गड्डियों की सबसे ज्यादा फिक्र होती है। कह रहे हैं कि जिनके पास पैसा मिले, अगर दिवाली का सीजन है उन्हें आने दिया जाए, अगर वाजिब है तो। बिल्कुल। और किस रिपोर्टर से बात करेंगे आगे रचना? बिल्कुल, हर वर्ग के अपने अपने मुद्दे हैं, और इसी तरह से बिलासपुर में किन मुद्दों को लेकर जितेंद्र सवाईत आए, ये भी जरा जान लेते हैं। जितेंद्र हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, कहां पर इस वक्त आप मौजूद हैं और वहां पर जनता के क्या मुद्दे हैं? क्योंकि देखिए, अब इलेक्शन की तारीखों का ऐलान हो चुका है। अब तक जो मुद्दे थे वो हम IBC 24 के माध्यम से लगातार दिखा रहे थे, लेकिन अब जनता सीधे फैसला करने वाली है। तो चलिए जितेंद्र से आगे जानकारी लेंगे। बिलासपुर भी बड़ी अहम सीट है, चूंकि यहां से जितेंद्र से जानकारी लेते हैं, हम थोड़ी देर में जुड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि ये इस घंटे में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि जनता के असल मुद्दे क्या है। जैसा कि मैंने रचना आपको बताया, जब मध्य प्रदेश के मैं तकरीबन 33 जिलों में गया तो जनता यही कह रही थी कि अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान तो हो जाने दीजिए, तब हम बोलेंगे और खुल के बोलेंगे। ये लगभग हर जगह यही बोल रहे थे। बिल्कुल, तो अब यानी कि जनता के पास वो मौका है, क्योंकि अब इलेक्शन की तारीखों का भी ऐलान हो चुका है। जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें हम जरूर बता दें कि चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। लगातार हम स्क्रीन पर भी वो डेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होने हैं। पहले फेज के चुनाव 7 नवंबर को होंगे। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के जो चुनाव हैं वो 17 नवंबर को होंगे। पहले चरण में जो अति संवेदनशील क्षेत्र है वहां पर चुनाव होने हैं। इसी तरह से अगर मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में सिंगल फेज में चुनाव होने हैं। 17 नवंबर को चुनाव होंगे, और 5 राज्यों में जहां चुनाव होने वाले हैं, जिनमें राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। इन सभी स्टेट्स के रिजल्ट्स जो हैं वो एक साथ 3 तारीख को आने वाले हैं। 3 दिसंबर को 5 राज्यों के नतीजे आ जाएंगे, यानी साफ हो जाएगा कि वो कौन सी पार्टी है जिसकी सरकार बन रही है। और ये शानदार ग्राफिक्स के जरिए बाकायदा जो आप बता रही थी वो हम बता भी रहे हैं कि कहां कहां वोटिंग है और कितने चरणों में मतदान है। देखिए, छत्तीसगढ़ ही जहां पर 2 चरण है, हाँ। बाकी तो मध्य प्रदेश में एक ही चरण में इलेक्शन है। अब विजेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। विजेंद्र, महाकौशल का मिजाज तो जानेंगे, लेकिन जबलपुर की जनता कह क्या रही है? किस मुद्दे पर इस बार का महाकौशल का इलेक्शन होगा, जरा वो बताइए हमारे दर्शकों को आप। बेशक राहुल, मध्य प्रदेश में चुनाव तारीखों का ऐलान हो गया है। आदर्श आचार संहिता आज से लग गई है, और जिस घड़ी का इंतजार था सियासी दलों को, लेकिन साथ साथ जनता को भी, क्योंकि लोकतंत्र में उसे अब अधिकार मिला है अपनी अभिव्यक्ति करने का, जो वोट के जरिए करेगी। और महाकौशल जो कि सियासत की धुरी एक बार फिर बना हुआ है, कांग्रेस का कहीं ना कहीं सीएम फेस इसी महाकौशल से आ रहा है। बीजेपी लगातार जोर आजमाइश यहाँ पर कर रही है। तो महाकौशल के मुख्यालय जबलपुर में जनता क्या सोचती है, हम जानने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे हैं कि चाय की चुस्कियाँ, उनसे हम जानने की कोशिश ये करेंगे कि अब ये तय हो गया है कि चुनाव जो है, वोटिंग जो है 17 तारीख को होनी है। यहाँ पर 17 नवंबर को, 3 दिसंबर को पता चलेगा कि सरकार किसकी बनेगी। लेकिन आपको क्या लगता है, किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी बनेगी। वजह क्या है? वजह ये प्रोग्रेस हुई है, उन्होंने काम किया है। कुछ है बीजेपी और कांग्रेस में जो काम पे, जबलपुर पिछड़ा क्यों है? इनसे मुद्दे पूछिए, किस मुद्दे के आधार पर ये सरकार करना ही नहीं है, सुनना ही नहीं है किसी की।
जनता परेशान होती है। अच्छा, और मुद्दा क्या रहेगा सर? सर आपसे चाय की चुस्की ले रहे हैं, मुद्दा क्या होगा? मैं तो सर यूपी का हूँ, झांसी से आया हूँ। वैसे यही है कि इस बार जो है गवर्नमेंट कांग्रेस की बनना चाहिए। बीजेपी बहुत घबराई हुई है कांग्रेस से, जब से उन्होंने अपना नाम इंडिया रखा है, जब से बीजेपी घबराई हुई है। अपने सांसदों तक को विधायकी के लिए टिकट दिए गए हैं। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं खौफ तो है कांग्रेस से। देखिए विजेंद्र, जिले की अगर जबलपुर की हम बात करते हैं तो जबलपुर में 18 लाख से भी ज्यादा कुल मतलब वोटर्स हैं। नए वोटर्स की संख्या भी यहाँ पर 52,000 है। ऐसे में जब नए वोटर्स आएंगे तो उनके अपने मुद्दे भी होंगे। जाहिर सी बात है, जनता के अपने मुद्दे होते हैं। हमने दो लोगों से बात की, एक कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनेगी और एक कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। लेकिन यूथ जो है, यूथ से हम बात करते हैं, यूथ का अपना एक सोच होती है। चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया, युवा क्या सोच रहा है, युवाओं का मुद्दा क्या है इस चुनाव में? युवाओं का मुद्दा सिर्फ एक है, वो है रोजगार। वहाँ की चीज़ों से ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। और निस्संदेह रूप से शिवराज सिंह चौहान की जो योजनाएं हैं वो सही हो सकती हैं, क्योंकि हमारे पास दूसरा विपक्ष कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए जबलपुर से एक बात निकलकर सामने आ रही है कि रोजगार, युवा कह रहे हैं कि रोजगार के मुद्दे के आधार पर वोट करेंगे। तो रवि हेमराज सिसोदिया, इंदौर में हम जानना चाहेंगे कि जनता की प्राथमिकता क्या है, चूंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, तारीख आ गई है, कब मतदान होना है, कब नामांकन होना है, कब नाम वापसी। अब जनता क्या कह रही है? बिल्कुल, देखिए इंदौर के तमाम जनता हमारे साथ में, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि इस बार का ये जो चुनाव होना है, इस चुनाव को लेकर वो क्या सोचते हैं। और अब जिस तरीके से माहौल, चुनावी माहौल बन चुका है, दमखम से दोनों पार्टियां मैदान में उतरेंगी, अपना चुनावी प्रचार देखने को मिलेगा। क्या लगता है इस बार किसकी पार्टी, किसका इस बार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी और क्यों बनेगी? क्या बड़े मुद्दे आप मध्य प्रदेश के देखते हैं, और खासकर इंदौर की अगर हम बात करें तो? भैया इंदौर का तो एक ही मुद्दा है, विकास का। आप इंदौर को पहले आज से 20-25 साल पहले देखते हैं, दिग्विजय सिंह का शासनकाल देखते हैं। और विकास इंदौर में कब हुआ? जब हमारे माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय महापौर बने, और महापौर बनने के बाद जो इन्होंने इंदौर का विकास करा है और हमारे पूरे मिल क्षेत्र का जो विकास करा है। पहले यहाँ पर कोई ऑटो वाला भी नहीं आता था, आज हमारे मिल क्षेत्र में जितने भी मॉल हैं, जितने भी बड़े हॉस्पिटल हैं, मेट्रो भी मिल क्षेत्र में आई है। ये देन है हमारे कैलाश जी विजयवर्गीय साहब और श्री रमेश जी विजयवर्गीय और मेंदोला जी के अलावा भी काफी सारे नेताएं हैं जिन्होंने लगातार इंदौर शहर के लिए काम किया। क्या लगता है इस बार सरकार किसकी बनेगी और क्यों बनेगी? अरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, और 6 दिसंबर को आदरणीय कैलाश जी, इनसे मुद्दे भी तो पूछिए। हम इसी आधार पर क्या लग रहा है आपको, ये बुलेटिन कर रहे हैं कि मुद्दा क्या रहेगा जनता का। देती है तो विकास के मुद्दों पर बात करती है, रोजगार को लेकर बात करती है, शहर के विकास को लेकर बात करती है। क्या देख रहे हैं इस बार इंदौर के बड़े मुद्दे क्या हैं जो आपको लगता है कि इस बार चुनावी मुद्दे रहेंगे? इंदौर भारत में सबसे एक नंबर स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे अच्छा शहर माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी की देन है, यहाँ के कम्युनिस्ट कार्यकर्ता की देन है, और यहाँ की जनता ने बार बार भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। और माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी ने मेट्रो ट्रेन हो, ब्रिज हो, बड़े बड़े हाईवे हो, और 2-3 दफ़े एम्स हो, इसके बावजूद भी जो बिजनेस समिट हुए, हजारों लाखों लोगों को रोजगार भी मिला है। आगे भी योजना चल रही है मोदी सरकार की, लाडली बहना की चल रही है, गैस 500 रुपए में। किसकी बनने वाली प्रदेश में क्या लगता है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, 155 सीट जीतेगी, भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। माननीय कैलाश विजयवर्गीय भी अच्छे रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे और मुख्यमंत्री भी बनेंगे। और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र कार्यकर्ताओं की मंशाएं हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री बनेंगे या वो पार्टी निर्णय लेगी। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, जिस तरीके का अभी मध्य प्रदेश में हम सिनेरियो देख रहे हैं, वे खुद 1 नंबर विधानसभा क्षेत्र से उनको प्रत्याशी बनाया है, सामने संजय शुक्ला है, लेकिन इसके अलावा उनके पास अन्य मालवा निमाड़ की भी जिम्मेदारी है, और वो खुद भी कहते हैं कि वो ज़्यादातर इस सीट पर समय दे नहीं पाएंगे। ऐसे में फिर इस सीट पर वो प्रचार कौन देखेगा? उनके लिए कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए, कैलाश विजयवर्गीय एक नामी काफ़ी है, जो कि एक तो राष्ट्रीय महासचिव हैं,
जहाँ तक है कि जब संजय शुक्ला इतना काम कर रहे हैं तो आज एक बार बताएंगे कि राष्ट्रीय महासचिव हमारे लिए कितना काम करेंगे। और रही बात जीतने हारने की या अभी जो भी चीज़ है प्रदेश के लिए, तो प्रदेश लेवल में जैसा पार्टी उन लोगों को आदेश करेगी वैसा करेंगे। क्या लग रहा है इस बार क्या मुद्दे देखते हैं आप? बड़े शहर के मुद्दों की अगर हम बात कर लें तो बड़े मुद्दे आपको क्या लगते हैं? वैसे चुनावी चर्चाएं जो होती हैं वो मुद्दों पे ही होती हैं और खासकर इंसान वोट भी इन्हीं मुद्दों को देखकर या विकास कार्यों को देखकर देता है। इंदौर में विकास को देखा जाए तो काफ़ी विकास हो चुका है। सिर्फ यहाँ पे एक नशे का ही जो वातावरण बना हुआ पूरे शहर के अंदर, जिसका मुद्दा कैलाश जी ने जोरदार तरीके से उठाया है। इस चीज़ को प्रदेश के मुख्यमंत्री ने माना है और नशा मुक्त शहर होना चाहिए। ये नशे को लेकर अगर बात करें तो पूरे शहर की एक बड़ी समस्या है। नाइट कल्चर को लेकर जब बात हुई थी तब भी कैलाश विजयवर्गीय ने यह मुद्दा उठाया था कि रेसिडेंसी में बैठक की थी कि नाइट कल्चर को लेकर उसमें नशे के मुद्दे की बात हुई थी। क्या लग रहा है आपको? एक तो नशे का बड़ा मुद्दा है और क्या मुद्दे देखते हैं? नाइट कल्चर भी कोई मुद्दा है शहर के लिए? नहीं, बिल्कुल है, नाइट कल्चर का मुद्दा तो है, क्योंकि क्या है कि जब से नाइट कल्चर और जब से रात्रिकालीन जो भी व्यवस्थाएं चालू हैं उससे शहर की फिजाएं बिगड़ी हैं और काफ़ी अव्यवस्थाएं, गुंडागर्दी, कई अपराध बढ़े हैं। अगर इस पर अगर रोक लगती है, वैसे तो है ना शहर को है ना 11 बजे बाद ही बंद कर देना चाहिए, तो काफ़ी व्यवस्थाएं सुधर सकती हैं। थोड़ी बहुत यातायात की व्यवस्थाएं वो धीरे धीरे चली रही हैं। स्वच्छता के मामले में शहर पूरे देश के अंदर नंबर 1 है, बाकी सब बढ़िया है। बिल्कुल, ट्रैफिक एक बड़ा मुद्दा है शहर का और तमाम जो जनता है वो कई मरतबा ये सवाल उठा चुकी है कि शहर का जो ट्रैफिक है उसके हालात सुधरना चाहिए। शाम को 5 बजे के बाद 6 बजे के बाद शहर जो है रेंगने पे मजबूर हो जाता है। आम पब्लिक इससे काफी परेशान है। क्या कहेंगे आप इसको? चलिए रवि, हम आपके पास आएंगे, लेकिन विजेंद्र भी तमाम लोगों के साथ मौजूद है। आपने तो बताया कि क्या माहौल है और इंदौर की जनता के मुद्दे क्या है, ये भी इंदौर की जनता ने स्पष्ट किया। लेकिन एक बार फिर से रचना चलते हैं विजेंद्र के पास और जानते हैं कि जबलपुर के साथ महाकौशल की जनता का इस बार क्या कहना है, क्या मानना है। और सबसे बड़ी बात, जरा हमारे संवाददाता भी ध्यान दें कि मुद्दे क्या है, बेसिकली उनके मुद्दे क्या है, क्या आधार होगा वोटिंग करने का, वो जरूर उनसे पूछें, किसी राजनीतिक दल का नाम लेने के बजाय। बेशक राहुल, बजाय इसके कि कोई जजमेंटल हो जाए, हम कोई यहाँ से फैसला सुनाए, जनता से हम राय लेने की कोशिश करेंगे कि दरअसल जनता का मुद्दा क्या है। आम कारोबारी, आम जनता, युवा, महिलाएं क्या सोचते हैं। तो सर, आपसे ही जानता हूँ, इस बार चुनाव में आपका मुद्दा क्या होगा जिसको लेकर आप वोट करेंगे? क्या बोले यार भैया, क्या मुद्दा है जनता का? क्या मुद्दा है इस बार? जनता का मुद्दा तो बेरोजगारी और जो चीज़ें जो महंगी हो रही हैं उस पर होना चाहिए। लेकिन बीजेपी वाले हमेशा धर्म की राजनीति को आगे ले जाते हैं, तो हमें लगता है कि इस बार जो है कांग्रेस की सरकार आना चाहिए एमपी स्टेट में। और जैसे कि पिछले बार के चुनाव में भी एमपी कांग्रेस ही जीती रही, लेकिन बीजेपी ने जो खरीद फरोख्त में जो लॉकडाउन के दौरान उन्होंने अब दूसरी सरकार गिरा के अपनी सरकार बना दी। तो ये कांग्रेस लगातार कहती है कि खरीद फरोख्त करके सरकार गिरा दी गई, तो यहाँ महाकौशल जबलपुर की जनता को भरोसा है इस बात पे? जनता तो अभी धर्मों में ज़्यादा उलझी हुई है, तो ये भी एक मुद्दा है उसके लिए, बीजेपी वालों के लिए। तो ये महंगाई की बात आप कह रहे हैं, तो महंगाई यहाँ पर मुद्दा बनेगा? महंगाई का मुद्दा तो होना चाहिए, क्योंकि पेट्रोल भी आज आप जैसे देख रहे हैं कि 110 रुपये चल रहा है और चुनाव आते ही अभी 200 रुपये सरकार ने गैस में कम जरूर कर दिए, लेकिन चुनाव के बाद फिर बढ़ जाएंगे। तो ये मुद्दा भी होना चाहिए महंगाई का। और आम जनता के लिए तो यही मुद्दे काफ़ी हैं। देखिए, आम जनता राहुल वो कह रही है कि ये समझ रही है कि चुनाव जब आता है तो कुछ रियायत मिल जाती है, लेकिन वो समझ रही है कि महंगाई जो है वो मुद्दा होगा। सर, आपसे मैं जानना चाहता हूँ, आपका क्या मुद्दा होगा इस चुनाव में, क्योंकि आचार संहिता लग गई है, अब तो वोटिंग की तैयारी है। हमारा मुद्दा, जहाँ तक मुद्दे की बात की जाए तो भाई साहब मुद्दा है बेरोजगारी और मध्य प्रदेश का अर्बन डेवलपमेंट, जो कि मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट सूची में आप देख रहे हैं किस स्थान पर है। और क्या सिर्फ कागजों का स्थायी डेवलपमेंट नहीं चाहिए, हमें वास्तव में डेवलपमेंट चाहिए। और चूंकि देखा जाए तो डेवलपमेंट की सूची में मध्य प्रदेश का कोई स्थान नहीं बनता है। जबलपुर और महाकौशल की बात करें, जबलपुर महाकौशल में वैसे ही ऑलरेडी पिछड़ा हुआ है। शिक्षा क्षेत्र में देख लीजिए, औद्योगिक क्षेत्र में देख लीजिए, औद्योगिक क्षेत्र न होने के कारण बेरोजगारी है, उसका अनुपात बहुतायत में है। और शिक्षा क्षेत्र में आप देख रहे हैं, चूँकि मालवा और भोपाल मध्य क्षेत्र जो है बहुत आगे बढ़ चुका है बजाय जबलपुर की। तो ये भेदभाव की राजनीति जो हो रही है, शुरू से जबलपुर के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, उस व्यवहार के परिप्रेक्ष्य में हम चाहेंगे कि अब सरकार का बदलाव होना चाहिए। तो रिपोर्ट कार्ड बनाएंगे पहले प्रत्याशियों का और उसके आधार पर फिर
वोट करेंगे? जी बिल्कुल, रिपोर्ट कार्ड बनता है। 5 साल में जिसने जैसा काम किया उसका वैसा रिपोर्ट कार्ड बनता है, उसमें कोई बात ही नहीं है। तो दूध का दूध और पानी का पानी, ये चुनाव भी करेगा राहुल, और जनता जो है, देखिए एक बात तो विजेंद्र क्लियर हो गई है कि जनता कह रही है कि धर्म के आधार पर राजनीति नहीं चलेगी, जो चलती आ रही धर्म के आधार पर वो नहीं चलेगी। और महाकौशल और जबलपुर की बात, जैसा कि विजेंद्र बात कर रहे थे लोगों से कि बेरोजगारी एक प्रमुख मुद्दा है, बेरोजगारी वो कह रहे थे कि प्रमुख मुद्दा, और इसके साथ शहरी विकास का मुद्दा भी यहां पर पब्लिक ने उठाया है। बिल्कुल, ये तो मध्य प्रदेश के मुद्दे हुए, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी कई मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर जनता इस बार वोट करने वाली है। 2 फेज में इस बार चुनाव हो रहे हैं छत्तीसगढ़ में, और अविनाश इस वक्त रायगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, अगर हम बात करते हैं रायगढ़ की, तो रायगढ़ की जनता का मिजाज किस तरह का देख पा रहे हैं आप, क्योंकि अब इलेक्शन की तारीख भी सामने आ चुकी है, क्या जनता का मूड है? देखिए, आपको बताना चाहूँगा कि जाहिर तौर पर इलेक्शन की तारीख तय हो गई है और उसके बाद से गहमा गहमी काफ़ी बढ़ गई है। जाहिर तौर पर अगर रायगढ़ जिले की बात करें, विकास काफ़ी बड़ा मुद्दा होगा, खासतौर पर सड़क इस क्षेत्र का एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर लगातार बीजेपी जो है विरोध प्रदर्शन करती रही है, और इस पूरे क्षेत्र में सड़क को लेकर इस बार बड़ा मुद्दा रहेगा। लोग कहीं ना कहीं बीजेपी इसको मुद्दा बनाने की कोशिश करेगी। मैं बता दूँ आपको कि आचार संहिता लागू होने के बाद सियासी माहौल जो है यहाँ का काफ़ी गरमाया हुआ है। एक राजनीतिक तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा। इसके पहले मैं आपको बता दूँ कि चूंकि रायगढ़ जिले से अलग होकर सारंगढ़ जिला अलग बना हुआ है, और इस बार जो चुनाव होने वाले हैं दोनों जिलों को मिलाकर होने वाले हैं। रायगढ़ जिले की कुछ सीटें हैं जो सारंगढ़ जिले में चली गई है, उस लिहाज से तत्काल एक कांग्रेस कमेटी में बैठक चल रही है। ये बैठक की एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा जिसमें सारंगढ़ जिले के जो अध्यक्ष है वो मौजूद है, रायगढ़ जिले के अध्यक्ष है वो मौजूद है, और लगातार अब चर्चा चल रही है क्योंकि बीजेपी ने यहाँ के जिले के 2 सीटों की घोषणा कर दी है। 2 सीटें बची हुई है, कांग्रेस ने अभी तक 4 सीटों में से किसी की घोषणा नहीं की है। तो सियासी माहौल काफी गरमाया हुआ है, रणनीतियां तैयार हो रही है। पहले मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे, क्या लगता है किस तरह का मुद्दा रहेगा, क्योंकि पिछले बार तो इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को दिल खोल कर लोगों ने वोट किया था, 5 सीटें आपको मिली थी। किस तरह की चुनौतियां होंगी, किस तरह के मुद्दे होंगे इस बार? इस बार हम लोग जो वादे किए थे, जो हमने घोषणा पत्र जारी किया था, जिसको हमने पूरा किया है, इसके अलावा भी बहुत सारी योजनाएं कांग्रेस की सरकार, माननीय भूपेश बघेल की सरकार ने लागू की है। तो समाज के हर वर्ग को लेकर जो हमारी योजनाएं चल रही हैं, चाहे युवाओं को हो, चाहे कर्मचारी को हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे अनुसूचित जाति हो, चाहे जनजाति हो, वनवासी हो, सबके लिए लगभग योजनाएं हैं। अविनाश, हम आज बड़े गर्व से हमारी योजनाओं, नेताजी से पूछिए, चुनाव की तारीख आ गई, घोषणा पत्र और सूची कहाँ है? अपने 5 साल के कार्यकाल में इस छत्तीसगढ़ की जनता के लिए, भलाई के लिए क्या क्या काम? एक सवाल ये है कि चुनाव की तारीख आ गई है, घोषणा पत्र को लेकर क्या कहेंगे? वादे पूरे नहीं हुए कि फिर से नया घोषणा सुनने को मिलेगा? देखिए, हमारे लगभग 36 जो वादे किए थे उसमें लगभग पूरे हो गए हैं, और निश्चित तौर पर जो आने वाले समय में हमारी घोषणा पत्र समिति जो बनी हुई है, वो घोषणाओं का और जनता के हित में घोषणाएं करेंगी और उसको हम पूरा भी करेंगे। आज छत्तीसगढ़ में एक माहौल है कि भरोसा केवल कांग्रेस की सरकार पर क्यों है, क्योंकि जो हमने कहा उसको पूरा किया। इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा, केंद्र में बैठी सरकार ने जो कहा, उसको एक भी पूरा नहीं किया। नए जिले के अध्यक्ष है सारंगढ़ के, एक बड़ा मुद्दा बीजेपी बार बार मुद्दा बना रही है कि सारंगढ़ जिला बना के कांग्रेस फंस गई है। क्या लगता है मुद्दा बनेगा इस बार? आप लोग जीत की बात कर रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि यही मुद्दा बनेगा और इसके कारण बीजेपी को वोट मिलेगा। सारंगढ़ के लिए जिला ही एक बड़ा मुद्दा था, हमने जिला बनाया है और जिले के नाम से ही सारंगढ़ में चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन 2 पार्टों में बढ़ गया है ना, सारंगढ़ बिलाईगढ़ के लोग विरोध कर रहे हैं, बरामकेला के लोग विरोध कर रहे हैं, बीजेपी तो उसको मुद्दा बना रही है। ऐसा नहीं है, आप उनको शुरू में लग रहा था कि दूर पड़ेगा, मगर अब उनका समस्याओं का समाधान बहुत आसान हो गया है। मात्र 15-20 किलोमीटर में उनका SP ऑफिस है, कलेक्टर ऑफिस है, और सभी समस्याएं जो जनपद सीओ के पास जाते थे, आप सब कलेक्टर के पास जाते हो, तत्काल समस्या का समाधान हो रहा है। आज सारंगढ़ की जनता, बिलाईगढ़ की जनता अभी खुश। कुछ स्थानीय लोग, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या लगता है अगर 4-5 विधानसभा क्षेत्र की बात करें, क्या कुछ मुद्दा रहेगा इस क्षेत्र का इस बार? यहाँ कांग्रेस ने जितने भी वादे किए थे सब पूरा कर दिए, बीजेपी के पास तो कुछ मुद्दा है नहीं, और हमारे विकास के मुद्दे, हमारे सारे किसान भाई खुश हैं। चलिए, ये राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं का क्या कहना था, चूंकि जनता के साथ साथ हम ये भी आपको दिखा रहे हैं कि राजनीतिक दल के कार्यकर्ता या नेता क्या कह रहे हैं। जितेंद्र थवाई चूंकि काफी देर से इंतजार कर रहे थे, बीच में हमसे जुड़ नहीं पाए थे। जितेंद्र, मैं आपसे जानना ये चाहता हूं कि आप कहां पर इस वक्त हैं, किस जगह पे हैं, और सबसे पहले कि किसकी सरकार बनेगी, किसकी सरकार नहीं बनेगी तो जनता की बात है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, कई बार हो जाता है। विजेंद्र के पास चलेंगे, एक बार फिर जितेंद्र थवाई हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में, लेकिन विजेंद्र के पास है। विजेंद्र,
जब आप पहले राउंड में बात कर रहे थे तो एक बात निकलकर सामने आई थी कि अब धर्म के आधार पर राजनीति नहीं चलेगी, और बेरोजगारी भी एक इशू उठाया गया। कुछ और लोग हों, उनसे जरा पूछिए, बात कीजिए कि तारीख तो आ गई है, आदर्श आचार संहिता आज से लग गई है, अब नेताजी जब सरकारी कार्यक्रमों में जाएंगे तो चुपचाप रहेंगे, प्रचार नहीं करेंगे? तो सीधे तौर पर अब होने नहीं है, और जाहिर सी बात है जो आपने कहा उससे पता चल सकता है, और जो जनता ने यहाँ की कहा कि संस्कारधानी की जनता जो है राहुल, वो जागरूक है। वो भले सनातन को लेकर या धार्मिक मुद्दे इस चुनाव में उछाले जा रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि कोर इश्यूज़ पर बात करनी होगी प्रत्याशियों को, और अर्बन डेवलपमेंट को भी एक मुद्दा बनाने की बात है। तो चलिए हम कुछ और लोगों से बात करते हैं कि युवाओं का चुनावी तारीख का ऐलान हो गया है, जनता का मुद्दा क्या है इस बार, क्या सोचकर वोट करने वाले? वोट तो अच्छा देख के करते हैं बहुत, पर अच्छा होता नहीं है। कोई सी भी आ जाए, चाहे बीजेपी आए, कांग्रेस आए, कोई भी आए, आम आदमी सब अपना करते हैं, लोगों का नहीं सोचते हैं। तो प्रत्याशी देखेंगे इस बार की चुनावी चिन्ह देखेंगे? आप प्रत्याशी देख के ही देते हैं। अब चुनावी चिन्ह क्या देखें, प्रत्याशी देख के देते हैं कि यार वो क्या करेगा अपने लिए, उससे एक आशा रहती है। चुनावी चिन्ह तो आते जाते रहते हैं। तो आप क्या चाहते हैं अपने प्रत्याशी से? यही चाहते हैं कि अच्छा काम करे और लोगों के हिसाब से करे, लोग जो चाहते हैं वो करें, अपना ना करें, अपना विकास ना करे, क्षेत्र का विकास करे। आप बताइए कि जनता का आपका मुद्दा क्या है, क्या सोचकर वोट करेंगे इस बार? वोट तो देना है भाजपा को, ठीक है, क्योंकि पार्टी देखकर, पार्टी देख के। दूसरी चीज क्या है जो पार्टी कर रही है एक्चुअल में, भाई आप एक चीज ये देखो कि बहुत सारे बदलाव हुए हैं, है ना, मुद्दा जो है बदलाव का है। दूसरी चीजें और भी चीजें देखना है, मोदी जी हैं, मोदी जी में क्वालिटी है ना। विधानसभा का चुनाव है, अरे भाई सरकार भाजपा की आनी चाहिए। बिल्कुल विजेंद्र, अपने अपने मुद्दे हैं और इन मुद्दों को लेकर जनता जो है वो 17 तारीख को फैसला कर लेगी कि वो किनके साथ है। इस वक्त मैं बस्तर का रुख करना चाहूंगी, नरेश मिश्रा हमारे साथ है। नरेश, बस्तर वो क्षेत्र जहां पहले फेज में चुनाव होने हैं, 7 नवंबर को यहां पर चुनाव होने हैं और जनता जो है वो 7 तारीख को फैसला ले लेगी। किस तरह का मूड आप यहां पर देख पा रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए 7 नवंबर की वोटिंग है और ऐसे में तैयारियां भी जोर शोर से हैं। और बस्तर इलाका आप जानते हैं कि लंबे समय से नक्सल हिंसा के साथ साथ बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित रहा है और पिछले कुछ समय से बस्तर शांत है और इस वजह से जो राजनीतिक आकांक्षाएं हैं आम जनता के बीच वो भी काफी ज्यादा हैं। यही वजह है कि बड़े और दिग्गज नेता भी अंदरूनी इलाकों में लगातार रैलियां और अपना चुनाव प्रसार भी कर रही है। हमारे साथ जगदलपुर के लोग मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आचार संहिता की घोषणा हो गई है ऋषि, और क्या लगता है किन मुद्दों पर इस बार वोट करेगी बस्तर की जनता? देखिए, सबसे पहला मुद्दा तो किसान बस्तर में बना ही हुआ है। दोनों ही जो प्रमुख दल हैं वो किसानों को लेकर के फोकस कर रहे हैं। दूसरा मुझे लगता है कि चलिए, तो थोड़ी सी तकनीकी परेशानी है, जैसा सभी को पता है बस्तर में नेटवर्क का थोड़ा इशू रहता है। हम एक बार फिर से वापस रुक करने की जरूर कोशिश करेंगे नरेश तक। लेकिन बस्तर की अगर हम बात करते हैं राहुल, तो बस्तर में सबसे पहले चरण में चुनाव होने हैं, थोड़ा संवेदनशील क्षेत्र ये माना जाता है। और बड़ी चुनौती बस्तर में इसलिए भी रहती है क्योंकि बस्तर में जो वोट परसेंटेज है वो कई बार काफी कम निकल कर आते हैं, क्योंकि लोग जो है वो मतदान करने के लिए बाहर नहीं आते। ऐसे में IBC 24 ना सिर्फ आपको हर इलेक्शन ब्रेकिंग बता रहा है, बल्कि इसके साथ साथ हम आपसे ये अपील भी करते हैं कि आप लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लीजिए और बड़ी संख्या में बाहर आकर आप वोट जरूर कीजिए, क्योंकि ये आपके हक की बात है। जो पहला चरण आप बता रही थी, इसमें कुल 20 विधानसभा सीटें हैं जिसमें इलेक्शन होना है और आज से 3 दिन बाद नॉमिनेशन की डेट आ जाएगी जी। लेकिन ये देखिए कि अभी प्रत्याशियों का ऐलान नहीं हुआ है, कि जनता के सामने ये नहीं है कि बीजेपी, कांग्रेस या दूसरे दलों से कौन कौन लड़ रहा है, उसकी तारीख नहीं आई। इसमें एक सीट है, 20 में से मात्र एक सीट है जो भारतीय जनता पार्टी के पास है। बाकी कड़ी चुनौती है यहां पर भारतीय जनता पार्टी को। फिलहाल ये देखिए, पहला चरण का कौन कौन सा जिला होगा। कबीरधाम जिले की 2 सीटें हैं, इसे आप नोट कर लीजिए। अगर आप टेलीविजन स्क्रीन के सामने हैं तो अगर मोबाइल लिए हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फोटो खींच लीजिए। बस्तर की सभी 12 सीटों पर मतदान होगा। पहले चरण में 20 सीटों में मतदान होगा, जैसा कि रचना ने आपको बताया अभी। राजनांदगांव, खैरागढ़, आ जाइए, कबीरधाम जिले की 2 सीटें हैं। ये पहले फेज में मानपुर को भी इस बार इसमें जोड़ा गया है। हाँ, उसी को लेकर ऑब्जेक्शन जता रहे थे। आपने देखा कि कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे भी कह रहे थे कि क्यों जोड़ा गया है। इस पर प्रतिक्रिया फिलहाल नहीं दे पाऊंगा, उनका कहना था। हाँ,
लेकिन अभी आज ही चुनाव की तारीखों का ऐलान आया, प्रेस कॉन्फ्रेंस आज ही हुई, लेकिन सवाल चुनाव आयोग पे आज से उठना शुरू भी हो गया कि क्यों उस जिले को जोड़ लिया। अब तो भाई वो चुनाव आयोग ही बताएगा। फिलहाल देखिए ये दूसरा चरण है, बिलासपुर संभाग की 20 सीट पर मतदान होना है। ये बहुत क्लियर ग्राफिक्स है। देखिए मैंने शुरुआत में जब मैं यहाँ पर बुलेटिन शुरू किया अभी, तो मैंने कहा चुनाव का मतलब IBC 24 क्यों होता है। क्लियर रहे ना भाई, सारी चीजें स्पष्ट रहनी चाहिए। अब देखिए ये दूसरा चरण, सरगुजा संभाग की 14 सीटें हैं और इसमें 70 सीटों में मतदान होना है। बिलासपुर संभाग की, जैसा कि जितेंद्र से इसकी जानकारी मैं लूंगा अभी, 20 सीटें यहां पर है और ये 70 सीटों में से यानी दूसरे फेज में है। और दूसरे चरण का मतदान कब होना है, मैं अगर दर्शकों से पूछूं, क्योंकि आपकी सबसे अहम ड्यूटी है, बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए जितने लोग टेलीविजन स्क्रीन के सामने हैं। चलिए, पोस्टल बैलेट के नियमों में बदलाव हुआ है, एक बड़ी खबर है, पोस्टल बैलेट के नियमों में बदलाव हुआ है। धांधली को रोकने के लिए आयोग की एक नई पहल है। आयोग ने एक नई पहल की है, संबंधित मतदान केंद्र पर ही मतदान होगा। अब ये नहीं चलेगा कि जहां आप हैं वहीं से वोट डाल दिए, चूंकि इससे ऑब्लाइज कर सकते हैं। जो मान लीजिए कोई कैंडिडेट है वो ऑब्लाइज कर सकता है। तो अगर आपने शुरुआत में ध्यान से सुना होगा तो ये बात सबसे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त ने जानकारी दी थी। विजेंद्र, चूंकि चुनाव को आप बहुत करीब से जानते हैं, पोस्टल बैलेट नियम में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। संबंधित मतदान केंद्र में ही जाना होगा भैया, क्लियर है, बता दिया गया है, चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है। बेशक पोस्टल बैलेट चूंकि एक महत्वपूर्ण कड़ी होता है और साथ साथ जो लोग इस बार तो ये भी प्रावधान है कि जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं वो मतदान केंद्रों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनके पास तो निर्वाचन आयोग उनके घर तक भी पहुंचेगा, उसके अधिकारी वहां तक पहुंचेंगे। पोस्टल बैलेट के जरिए जो अति बुजुर्ग हैं वो अपना वोट कास्ट कर पाएंगे और साथ साथ जो शासकीय कर्मचारी हैं जो अलग अलग जगह हैं। तो जाहिर सी बात है कि पोस्टल बैलेट जो कि महत्वपूर्ण किरदार निभाता है, हर चुनाव में निभाता है, तो इस बार भी उसके विस्तृत दिशा निर्देश हैं वो यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं। और इससे कहीं ना कहीं जो एक बात अक्सर जब हम देखते हैं कि आपत्ति लेने का मौका विपक्षी दलों को भी मिलता है, तब उनकी ओर से पोस्टल बैलेट को लेकर अक्सर सवालिया निशान उठाए जाते हैं। लेकिन इस बार आयोग का प्रयास कुछ ऐसा है कि ये भी निष्पक्ष तरह से पोस्टल बैलेट की जो कास्टिंग है वो हो सके। यही वजह है कि संशोधित प्रावधान जो है वो निर्वाचन आयोग ने इस बार दिए हुए हैं। जी राहुल। बिल्कुल, हमारे साथ अविनाश भी जुटे हुए हैं। अविनाश, धांधली को रोकने के लिए आयोग ने एक नई पहल की है। चलिए, फिलहाल ये ब्रेकिंग, संबंधित मतदान केंद्र पर ही होगा मतदान। पहली बात, जो संबंधित मतदान केंद्र है वहीं पर ही मतदान कर सकेंगे। और नरेश लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। नरेश, चूंकि आपसे बातचीत हो भी रही थी तो कुछ कनेक्शन खराब हो गया, इसलिए बातचीत हो नहीं पाई। पहले फेज में नरेश मतदान है आपके क्षेत्र में, लेकिन देखिए ना तो ये पता है कि राजनीतिक दलों का घोषणा पत्र कहां है, पता नहीं है, कैंडिडेट कौन होगा पता नहीं है, हवा में है। अगर देखिए नामांकन तो 4 दिन बाद नामांकन भी शुरू हो जाएगा, लेकिन राजनीतिक दलों की इस तरह की तैयारी तो दिख नहीं रही है। वैसे तो बोलेंगे कि हम तैयार हैं, हम तैयार हैं, लेकिन कैंडिडेट कहां है? नरेश, आप सुन पा रहे हैं हमारी आवाज? हाँ जी, अपना प्रश्न दोहराइए। जी चलिए नरेश, एक दूसरी चुनौती पर भी मैं राहुल यहाँ पर बात करना चाहूंगी, जिसके बारे में हम चर्चा भी कर रहे थे कि बस्तर की जब हम बात करते हैं नरेश, तो बस्तर में एक बड़ी चुनौती ये भी होती है कि लोग बाहर वोट डालने नहीं आते हैं। कई बार कुछ परेशानियां होती हैं, तो इस बार वोटिंग पर्सन ज्यादा बढ़े, इसके लिए भी तैयार रहना होगा। और आप जनता से भी पूछिए कि क्या इस बार वो बिल्कुल वोट डालने के लिए तैयार है। मुद्दों की तो बात है ही, लेकिन इसके साथ ही जागरूकता भी लानी होगी। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और बस्तर के जो अंदरूनी इलाके हैं वहां खासतौर पर ये स्थितियां बनती हैं। अगर सुकमा, नारायणपुर, बीजापुर की बात करें, पिछली बार तो ये हाल था कि बीजापुर जो विधानसभा है वो पूरे राज्य में सबसे कम वोटिंग वहां पर हुई थी। हालांकि आप केशकाल, कांकेर और ऐसे इलाके जो अपेक्षाकृत कम नक्सल प्रभावित है वहां देखेंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों की वोटिंग यहाँ 80 से 85% से ऊपर तक जाने लगी है, जहाँ जो बेहतर करता है। हमारे साथ जो लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं। ऋषि, क्या स्थिति है, क्या लोग बढ़ चढ़कर मतदान करेंगे? मतदान और राजनीति और अपनी सरकार चुनने को लेकर लोगों में जागरूकता का स्तर बढ़ा और किन मुद्दों पर ये होगा? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि निश्चित रूप से मतदान को लेकर के
जो जागरूकता लोगों में आई है वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने को लेकर के जिस तरीके और प्रशासन ने काफी ज्यादा प्रयास किया है इस बात को लेकर के कि लोग ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। दूसरा मुद्दा तो मुझे लगता है कि सबसे पहला जो है वो बेरोजगारों का, बेरोजगार युवाओं को एक तो भत्ता देने का और दूसरा जो है उनको रोजगार देने का, ये दोनों मुद्दे अपने आप में अहम होंगे। तीसरा जो है किसान दुविधा में है कि दोनों किसके तरफ जाएं, मतलब एक बोल रहा है कि 20 कुंटल धान खरीदूंगा 1 एकड़ से, दूसरा बोलता है कि एक दाना खरीदूंगा, तो किसानों में दुविधा है। तीसरी चीजें जो है वो मतलब मुख्य रूप से भाजपा चूंकि विपक्ष में रही है तो गाय गोठान और ये सारी चीजें आई हैं, गोबर खरीदी को लेकर के डीएमएफटी घोटाला है, बहुत सारी चीजें भाजपा ने जिस तरीके से आरोप लगाए हैं। कांग्रेस की सरकार ने पिछले 5 सालों में प्रदेश में काम किए हैं, अच्छी योजनाएं भी आई हैं, लेकिन स्थिति ये है कि बहुत अच्छे तरीके से कांग्रेस सरकार ने अपनी योजनाओं को प्रेजेंट नहीं किया कि हमने ये काम किए हैं। जी, तो मतलब आम जनता तक ये मुद्दे पहुंच रहे हैं सभी और इन पर गौर कर रहे हैं लोग। जी, आपको क्या लगता है किन मुद्दों पर मतदान करेगा बस्तर के लोग? और दरअसल मुद्दे वैसे देखा जाए तो बहुत है, लेकिन एक ज्वलंत मुद्दा ये है कि नगरनार का निजीकरण, उसको लेकर के थोड़ी सी पार्टियों में ही आपसी खींचतान मची हुई है। एक तरफ कांग्रेस तो कह रही है कि हम निजीकरण के खिलाफ हैं, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस ने ही एक तरह से फैसिलिटेट किया है कि निजीकरण किसी न किसी तरह से हो जाए, जहां तक पाइपलाइन वगैरह बिछाने की बात है। ऊपर से फिर आरक्षण भी एक मुद्दा है। अब मुझे लगता है कि आरक्षण को लेकर के भी कुछ ऐसी स्थिति बन रही है कि जनता विचार करे। जी, तो क्या जनता नाराज है लगता है इन मुद्दों को लेकर? ये सारे मुद्दों पर वोट करने लोग आएंगे बाहर, और पहले की तुलना में बस्तर में वोटिंग को लेकर जागरूकता कैसे देखते हैं? जी, वोटिंग को लेकर के जागरूकता मुझे लगता है इस बार बढ़ेगी, क्योंकि इस बार सर्व आदिवासी समाज यहाँ पर और साथ ही आम आदमी पार्टी की भी धमक थोड़ी सी नजर आ रही है। तो ऐसा लगता है कि इसमें ये दोनों पार्टियों के चलते कुछ जनता का जो एक रुझान हम कहेंगे बढ़ेगी। लेकिन ये तो जरूर है कि हालांकि जीत की तरफ न जाएं, लेकिन कुछ तो प्रभावित कर सकते हैं रिजल्ट को, बीजेपी और कांग्रेस को लेकर के। अच्छा जी, तो नई पार्टियों की धमक भी बढ़ी और ये पॉलिटिकल प्रक्रिया, एक जो राजनीतिक प्रक्रिया की बात होती थी नक्सलियों की वजह से जो वैक्यूम पैदा होता था, ये नई पार्टियों की धमक एक पॉलिटिकल प्रक्रिया को बढ़ा रही है, जिसकी वजह से वोटिंग की भी जागरूकता बढ़ रही है और अधिकारों के लिए भी लोग जागरूक हो रहे हैं। क्या लगता है आपको कि क्या मुद्दा होगा? पूरे बस्तर की 12 के 12 सीटें कांग्रेस के पास हैं, भाजपा और अन्य दल भी लगातार जोर लगा रहे हैं। किन मुद्दों पर बस्तर की जनता वोट करेगी 7 तारीख को? देखिएगा कि इन लोग मतलब समझिएगा, इन लोग का कांग्रेस का मुद्दा है कि मोदी 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 बोलते रहते हैं, उसके आगे उनके सामने कुछ भी नहीं दिखता है। और जो मोदी आए हैं तो बहुत कुछ फर्क आया है। तो बीजेपी का और कांग्रेस का मेरे को नहीं लगता, जैसे पिछली बार 12 सीटें कांग्रेस निकाली थी, इस बार निकालेगी बोल के नहीं लगता है। उन्हें आपस में भी थोड़ा बहुत चल रहा है उनका, और ये भी हो रहा है। तो इस तरह तो, और शहर के वासी तो निराश है पूरे। अच्छा, थोड़ा पानी गिरता नहीं है, नालियों का पानी आ जाता है, और आप माइक लेके घूमते हैं कि डेंगू फैल रहा है, सावधान रहिए, ये करिए, साफ सफाई कीजिए। आप कितना साफ सफाई कर रहे हैं? ये भी आता है नगर पालिका, वो कितना सफाई करती है, ये मुद्दा रहता है। दो मुद्दे यहाँ पर निकलकर सामने आ रहे हैं। बस्तर में बेरोजगारी का भी मुद्दा है, निजीकरण का भी मुद्दा है, बुनियादी सुविधाओं के अभाव में कहीं ना कहीं बस्तर है। और राहुल जी, जैसे कि हम चर्चा कर ही रहे थे कि देखिए हम आजादी के अमृत काल में, लेकिन इसके बावजूद बुनियादी सुविधाओं से कितने सारे क्षेत्र यहाँ पर वंचित हैं। इस वक्त रुख कर रहे हैं हम रायगढ़ से अविनाश का। अविनाश, एक बात निकलकर जो बस्तर से सामने आ रही है, मुद्दे तो समझ में आ ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ कहीं ना कहीं जब थर्ड फ्रंट अब एक्टिव हो रहा है, छत्तीसगढ़ में हो चाहे मध्य प्रदेश हो, तो थर्ड फ्रंट के आ जाने से क्या वोटर्स जो है वो भी बड़ी संख्या में अब सामने आएंगे और वोट डालेंगे, क्योंकि उनके पास भी ऑप्शंस कहीं ना कहीं ज्यादा हो जाएंगे? कुल कहीं ना कहीं इसका असर तो नजर आएगा। और खासतौर पर रायगढ़ सीट की बात करें, रायगढ़ 2 सीटें रायगढ़ जिले की, रायगढ़ और खरसिया, मैं बताऊंगा कि जो तीसरी शक्तियां हैं वो इस बार काफ़ी असर डालने वाली हैं। क्योंकि खरसिया विधानसभा सीट की मैं बात करूं तो खरसिया विधानसभा सीट पे आम आदमी पार्टी की नज़र है। इस क्षेत्र से बड़ी संख्या में जो आदिवासी वोटर हैं वो कहीं ना कहीं निर्णायक भूमिका रखते हैं। तो आम आदमी पार्टी इस क्षेत्र से चुनाव लड़ने की तैयारी में, और कहीं ना कहीं वो वोटों का ध्रुवीकरण करेगी। कमोबेश अगर रायगढ़ सीट की बात करें तो रायगढ़ सीट में भी जनता कांग्रेस चुनाव लड़ सकती है, आम आदमी पार्टी भी इस सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। तो
कहीं ना कहीं जो तीसरी शक्तियां हैं वो इस क्षेत्र में इफेक्ट डालेंगी और इस बार ये दोनों सीटें काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगी, क्योंकि ये माना जा रहा है कि इन दोनों सीटों पे कई बड़े चेहरे जो हैं, जिस तरह से खरसिया की बात आ रही है, कैबिनेट मंत्री का जो उमेश पटेल है उनका भविष्य दांव पे लगा हुआ है, IAS OP चौधरी है वो रायगढ़ से तैयारी कर रहे हैं, तो दोनों सीटें काफ़ी हॉट सीट रहने वाली हैं। खासतौर पर तीसरी शक्तियाँ हैं वो काफ़ी निर्णायक भूमिका में रहेंगी। वोटों के ध्रुवीकरण में इन जो पार्टियों की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका जो है रहने वाली है। यानी तीसरे और चौथे दल की, यानी ऑप्शन की भी यहां पर स्कोप है, जगह है, आप साफ तौर पर देख सकते हैं, हमारे संवाददाता ये बता रहे हैं। और ये तो चुनाव का वक्त है, जनता जिसको भा जाए, यानी जनता जिसके मुद्दे को पसंद कर जाए, तो ये लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में फिलहाल ये तो बात अब थोड़ी पुरानी हो गई है, हमें लगातार बता ही रहे हैं कि 7 और 17 2 चरणों में विधानसभा का चुनाव है। लेकिन उसके पहले हमने इस बुलेटिन में आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं लगातार कि जनता के मुद्दे हैं क्या। अब चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ के बस्तर हो या दूसरे इलाके की जानकारी हम आप तक मुहैया करा रहे हैं। जनप्रतिनिधियों से भी हमने बात की कि आप कितने तैयार हैं, चूंकि अब नामांकन में बहुत कम दिन रह गया है, लेकिन अब तक आपकी कोई लिस्ट नहीं है, सूची नहीं है। अब मान लीजिए जनता कैसे आकलन करे, वहां के प्रत्याशी का अता पता ही नहीं है। अब भाई बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और जोगी कांग्रेस या बसपा, प्रत्याशी भी तो होना चाहिए, लेकिन प्रत्याशियों का अता पता नहीं। फिलहाल ये राजनीतिक दलों का काम है, लेकिन जनता का एक मुद्दा ये भी था, इसीलिए मैंने दोहराया। एक जगह पर यह बात जनता ने कही है। और दूसरी बात बेरोजगारी उठकर सामने आई है। तीसरी शहर के विकास की बात उन्होंने कहा। जबलपुर में जब एक दर्शक से बात हुई, एक जनता से बात किया विजेंद्र ने, तो उन्होंने कहा कि कागजी है साहब, कागज में तो खूब विकास हो रहे हैं, लेकिन धरातल पर वो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। चलिए एकदम क्रिस्टल क्लियर, 7 और 17 और बकायदा वोटिंग काउंटिंग कब होगी वो भी हम लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं। तो चुनावी जंग का ऐलान हो चुका है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के साथ साथ कुल 5 राज्यों में इलेक्शन होना है और ये इलेक्शन तय करेगा कि 2024 में किसका माहौल टाइट होगा, चूंकि ये 5 राज्य ही तय करेंगे। तो चुनौती बढ़ गई है। हम लगातार अपने संवाददाता के जरिए उनकी राय ले रहे हैं, वो जनता के पास है, उनसे पूछ रहे हैं कि इस बार क्या माहौल है। तो नवीन सिंह 2 घंटे से ज्यादा हो गए, मैं उसके बाद आपसे बात कर रहा हूं। भोपाल में आप मौजूद हैं, प्रदेश की राजधानी है, चुनाव की तारीख आ गई है, सबके सामने क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, चरण एक ही है, जैसा कि पिछली बार भी हुआ और जैसा कि होता आया। तो मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूं, जब आपने जनता से बात किया, अगर जनता है भी, तो क्या मुद्दे और बीजेपी, कांग्रेस और दूसरे राजनीतिक दल कितने तैयार हैं इस चुनाव में जाने के लिए? देखिए, बिल्कुल लंबे अरसे से इंतजार था आचार संहिता का, सभी को बेसब्री थी कि कब आचार संहिता लगेगी। हालांकि कांग्रेस ज़्यादा इंतजार कर रही थी, चूंकि कांग्रेस ये दावा करती रही कि उनके एजेंडों को कॉपी किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। लाडली बहना योजना को कांग्रेस अपना बता रही थी, नारी सम्मान योजना और गैस पर सब्सिडी देने के जो कांग्रेस के दावे थे उसको कॉपी करने का आरोप बीजेपी पर लगा रही। तो लिहाजा कांग्रेस को ज़्यादा इंतजार था कि आचार संहिता लगे, उसके बाद कांग्रेस अपने वचन पत्र में बड़ी घोषणाएं करेगी। फिलहाल कांग्रेस का इंतजार खत्म हुआ, कांग्रेस की अब टेबल एक्सरसाइज बढ़ने वाली है। हालांकि वचन पत्र की उनकी तैयारी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी अब कई दौर की बैठक और होनी है। और कांग्रेस ये दावा कर रही है कि इस बार मध्य प्रदेश में 150 सीटों के साथ कांग्रेस सरकार बनाएगी। राहुल गांधी ने भी यही दावा देश की जनता के सामने किया है, मध्य प्रदेश के लोगों से किया है और कांग्रेस भी इसी दावे पर धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। कमलनाथ भी ये कहते हैं कि मध्य प्रदेश में 150 सीटों के साथ कांग्रेस सरकार बनाएगी। रणदीप सिंह सुरजेवाला मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हैं, कुछ देर पहले उन्होंने भी ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि हम तैयार हैं, 17 नवंबर को मध्य प्रदेश के वोटर्स इतिहास रचेंगे, मध्य प्रदेश से घपले घोटाले की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और मध्य प्रदेश के भविष्य के लिए, बेहतर भविष्य के लिए वोट करेंगे। तो फिलहाल मैं कांग्रेस मुख्यालय में खड़ा हूं, मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। और देखिए, फिलहाल यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ रश नज़र नहीं आ रहा हो, लेकिन मैं कुछ लोग और हैं, मैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करूँगा। आप ये बताइए कि आज आचार संहिता लग गई, बड़ी बेसब्री से इंतजार था लोगों को। आप ये बताइए कि क्या लग रहा है मध्य प्रदेश में इस बार क्या होने वाला है? इस बार मध्य प्रदेश में बदलाव होने वाला है। आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं? नहीं, कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं है। अब कांग्रेस कार्यकर्ता बनने जा रहे हैं। क्यों आपको लगता है कि बदलाव होगा? तो जनता त्रस्त है महंगाई से, बेरोजगारी से, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं।
कितनी समस्या है, सबसे बड़ी बेरोजगारी का मुद्दा है मध्य प्रदेश के अंदर। कांग्रेस भी इस मुद्दे को उठा रही है, मेरे साथ कई सारे सिविल सोसाइटी के लोग जुड़ गए। बताइए आप क्या लग रहा है कि इस बार मध्य प्रदेश में क्या होने वाला है? इस बार मध्य प्रदेश में परिवर्तन होने वाला है और परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज मध्य प्रदेश की हालत किस तरह बरदर हो गई है कि कह नहीं सकते। आप भी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं क्या? मैं आदिवासी कांग्रेस का जिलाध्यक्ष। चलिए, ये कांग्रेस कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं। वो हालांकि कांग्रेस तो ये दावा कर ही रही है, कांग्रेस से उम्मीद भी कर रही है कि सरकार कांग्रेस बनाएगी, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से नवीन, एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ, चूंकि सिंगल नामों की बात हो रही थी कि कुछ सीटों पर, मैं आपको रोकना चाहूंगी, हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस वक्त कैलाश विजयवर्गीय कुछ कह रहे हैं, पहले दर्शकों को वो दिखा देते हैं, फिर इस चर्चा पे वापस आएंगे। भाई साहब, अगली लिस्ट कब आएगी भारतीय जनता पार्टी की? और दूसरा, देपालपुर सीट पे बहुत विरोध हो रहा है। देखिए, छोटा डेमोक्रेसी हमारी पार्टी के अंदर इंटरनल, तो ऐसे छोटे मोटे विरोध होते हैं। पहले भी आपने 2 सूची जारी हुई, इधर उधर थोड़े से विरोध हुए, सेटल हो गए सर, यहाँ का भी सेटल हो जाएगा और 1-2 दिन में दूसरी सूची आ जाएगी। भाई साहब, आचार संहिता लग चुकी है, 17 तारीख को चुनाव की डेट फाइनल हो चुकी है। अब क्या रणनीति रहने वाली, क्या कुछ प्लानिंग चेंज होने वाली है? किस तरीके से बीजेपी अब मैदान, क्योंकि समय बहुत कम है, 17 तारीख को चुनाव नहीं, कोई हमें बहुत ज़्यादा कोई समय की ज़रूरत भी नहीं। कल चुनाव हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि हमने 5 साल काम किया है और हमें ऐसा नहीं लगता है कोई समय कम है। हमारे यहाँ कार्यकर्ता बिल्कुल तैयार हैं, पोलिंग बूथ तक के कार्यकर्ता तैयार है, पन्ना प्रमुख तक के कार्यकर्ता तैयार है। सरकार ने जनहित के कार्य किए और इसलिए हमें कॉन्फिडेंस पूरा है कि हमारी सरकार बनेगी। मतलब आपके पास एक आपकी सीट के साथ साथ फिर पूरे मालवा निमाड़ की जिम्मेदारी भी यहाँ पर है, क्योंकि आपको अपनी सीट पर भी समय देना है और इन जिलों की जिम्मेदारी भी यहाँ पर है। किस तरीके से अब ये चीज़ें मैनेज होंगी, क्योंकि हम लगातार आप यहाँ के अलावा जैसे अभी नीमच भी गए, रतलाम भी जाना है, आगे भी इनकी जिम्मेदारी निभाना है। नहीं, मैं तो नवीन कैलाश विजयवर्गीय ये कह रहे थे इंदौर की धरती से कि अगर कल को भी इलेक्शन हो जाए तो बीजेपी जीतेगी, वो उनका दावा है फिलहाल। लेकिन वो सूची की बात कर रहे थे, वो बीजेपी की तरफ से कह रहे थे कि 1-2 दिन में दूसरी सूची आ जाएगी, एक और सूची, वहां 3 सूची तो आ गई है मध्य प्रदेश की, लेकिन कांग्रेस की अभी सूची का आता पता है नहीं। और खबर तो ये भी है कि जो सिंगल नाम तय हुए थे विधानसभा सीटों में, उसे भी वापस कर दिया गया, कहा गया कि और फीडबैक लेकर आइए। अभी सूची के लिहाज से तो कांग्रेस और दूसरे राजनीतिक दल काफी पीछे हैं। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस किसी भी सूरत में सरकार बनाना चाह रही है और कांग्रेस इसीलिए इतना टेबल वर्क कर रही है। कांग्रेस 5 सर्वे करवा चुकी है, हर सीट पर लगभग 140 सीटों पर चर्चा हो चुकी है, नाम भी 140 सीटों पर तय हैं। अभी जिन सीटों पर सर्वे चल रहा है वो सीटें हैं जो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की सरहद पर हैं। कुछ सीटों की डिमांड कांग्रेस समाजवादी पार्टी की तरफ से हुई है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो समाजवादी पार्टी का समर्थन कांग्रेस को मिल सकता है, लेकिन इसके लिए समाजवादी पार्टी ने एक शर्त भी रखी है, जो सूत्रों के जरिए हमें जानकारी मिली है कि हमें जहां जहां हमारा प्रभाव है वहां 4 से 5 सीटें अगर कांग्रेस दे देती है तो कांग्रेस का साथ समाजवादी पार्टी देगी, या फिर समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट होंगे उनको कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ाया जाए। एक कंडीशन ये हुई जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरहद वाली विधानसभा सीटें हैं। दूसरी सूरत बन रही है मालवा निमाड़ के एक हिस्से की, जहां पर जयस का प्रभाव है। जयस अभी तक कांग्रेस की खिलाफत करता रहा है। जयस ने कहा था वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेगा। एक ब्रेकिंग न्यूज यहां नवीन ने दी है, समाजवादी पार्टी से गठबंधन की बात चल रही है और उस गठबंधन को लेकर सूची में थोड़ी देरी हो रही है। और नवीन ने यह भी कहा कि कांग्रेस टेबल वर्क बहुत कर रही है और सूची में देर होने की एक वजह यह भी है। बहुत शुक्रिया नवीन इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए और जानकारी के लिए आपका। तो लगातार इलेक्शन ब्रेकिंग हम आप तक पहुंचा रहे हैं और ये महा कवरेज लगातार जारी रहेगा IBC 24 में, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।